अब देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन का जो नेचर है, अगर वह कार्बोनिल नेचर का है तो कार्बोनिल नेचर का होगा तो वह किस प्रकार से आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो कार्बोनिल नेचर के होने से उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए देखें तो इसमें हम बता सकते हैं कि कार्बोनिल नेचर का जो होगा वो या तो एल्डिहाइडिक नेचर शो करता है या तो कीटोनिक ऑक्सीजन होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें देखें तो जो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होते हैं इनका जो है जब हम रिएक्शन फेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराते हैं या फिर जो टॉलेन रिएजेंट होते हैं इनके साथ में जब इनका रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन कराने पर जो है हमको पॉजिटिव टेस्ट प्राप्त होता है। अगर ये बोल सकते हैं हम लोग इसमें कि अगर कोई ऑक्सीजन अगर है टर्पिनॉइड्स में और वह पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ में, तो हम बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीजन का नेचर होगा वह एल्डिहाइडिक नेचर का होगा। लेकिन इसमें देखें तो जो कीटोनिक ऑक्सीजन होते हैं ये पॉजिटिव टेस्ट फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट के साथ में नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है यहाँ पे पॉजिटिव टेस्ट जो है कीटोन ग्रुप के लिए जो है प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा ही इस बेसिस पर जो है हम लोग इनके नेचर का आइडेंटिफिकेशन जो है आसानी से कर सकते हैं। इन्हीं के अंतर्गत देखें तो इसी के अंतर्गत हम लोग जो है ये भी बता सकते हैं कि जैसे आपका ऑक्सीडेशन कराया जाए तो एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होते हैं ये एल्डिहाइडिक ग्रुप का जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऑक्सीडेशन कराने पर जो है हमको एसिड प्राप्त होता है। एसिड जो होता है वह सिंगल एसिड होगा उतने ही कार्बन वाला जितने की कार्बन उसके जो रिएक्टेंट में उपस्थित होंगे उसके प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन वाले जो एसिड हैं उतनी इनकी संख्या एसिड पर कार्बन की संख्या उतनी ही होती है। लेकिन जब हम कीटोन का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं कीटोनिक जो ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप वाले ऑक्सीजन का, तब उसका जो ऑक्सीडेशन से जो प्राप्त जो एसिड होगा वह एसिड दो अलग अलग टाइप के एसिड हो सकते हैं। मतलब एक ही एसिड प्राप्त नहीं होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसमें जो है लेस कार्बन युक्त एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस आधार पे जो है हम लोग कीटोन और जो है एल्डिहाइडिक ऑक्सीजन का डिफरेंशिएशन जो है करते हैं। अब इसमें देखें तो जो आपका टर्पिनॉइड्स हैं ये टर्पिनॉइड्स में कुछ टर्पिनॉइड्स में जो COCH3 ग्रुप उपस्थित होते हैं, एसिल ग्रुप जो उपस्थित होते हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए या कीटोनिक ग्रुप इसको मान करके चलें तो इसका जब हम रिएक्शन आयोडीन की उपस्थिति में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तब हमको जो है यहाँ से सोडियम साल्ट प्राप्त होता है या सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है, सोडियम एसीटेट। और सोडियम एसीटेट जो है वह बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन प्रोडक्ट होता है वह ब्रोमोफॉर्म वह हेलोफॉर्म कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग आयोडीन यूज़ किए हैं तो आयोडीन यूज़ किए हैं तो आयोडोफॉर्म प्राप्त होगा, ब्रोमीन अगर यूज़ करते तो ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता, और यदि अगर यहाँ पे क्लोरीन यूज़ करते तो क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता। तो इस बेसिस पर भी हम बता सकते हैं कि जो कीटोनिक जो ऑक्सीजन होगा वह हेलोफॉर्म कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बट जो एल्डिहाइडिक ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइडिक में उपस्थित जो कार्बोनिल ग्रुप होगा वह इस प्रकार का ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म या हेलोफॉर्म जो है प्रोड्यूस नहीं करते। इसके आगे देखें तो जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उसका और भी रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है। तो ये टर्पिनॉइड्स देखें
तो इसमें क्या है, तो ये कुछ इस प्रकार के जो टर्पेनॉइड्स होंगे, इसका जब हम रिएक्शन HNO2 के साथ जो है आइसोएमाइल नाइट्राइल और जो है HCl की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ से हमको जो है ऑक्सीजन मेन कम प्रोडक्ट के रूप में जो है वह प्राप्त होता है। और ये जो मेन प्रोडक्ट होता है, यह मेन प्रोडक्ट इस बात को कंफर्म करता है कि जो टर्पेनॉइड्स जो होगा उस पर COCH2 ग्रुप की उपस्थिति है। तो इस बेसिस पर भी हम लोग जो है ये कार्बोनिल का आइडेंटिफिकेशन जो है कर सकते हैं। इसके अलावा भी इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है कई स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक का भी यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड होगा, कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा है जिसको हम लैम्डा मैक्स कहते हैं, इसका वैल्यू 215 से 225 nm तक प्राप्त होता है। लेकिन इसमें जो है इसके एक्स्ट्रा जो डबल बॉन्ड की उपस्थिति होंगी, उसके बेसिस पर इनके लिए जो वैल्यू है वह इस जो बेसिक वैल्यू है आपका 215, इसमें जो है इससे हायर वैल्यू हमको प्राप्त होता है। और यहाँ पे एक्सटेंसिक जो कोएफिशिएंट इसका प्राप्त होता है, जिसको हम लोग ई मैक्सिमा कहते हैं, ई मैक्सिमा जो है वह 10,000 प्राप्त होता है या फिर 10,000 प्राप्त होता है, या फिर इससे 20,000, 10,000 से 20,000 तक यह प्राप्त होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन N2 पाई स्टार बैंड जो है हमको देखने को मिलता है। और N2 पाई स्टार बैंड जो है वह हमको 310 से 330 nm पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके किसी भी टर्पेनॉइड में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन के नेचर का यहाँ से पता लगाया जा सकता है। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखें तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कोई अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड ग्रुप है, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड ग्रुप के लिए जो इसका जो एब्जॉर्प्शन बैंड है इसके लिए वह 1600 से 1685 सेंटीमीटर इनवर्स पर जो है प्राप्त होता है। और अगर कोई टर्पेनॉइड कार्बोनिल ग्रुप है तो उसके लिए जो बैंड है वह बैंड 1700 से 1750 सेंटीमीटर इनवर्स पर प्राप्त होता है। तो इन बैंड के आधार पर भी हम लोग जो है कार्बोनिल ग्रुप के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन आसानी से कर सकते हैं, या फिर जो टर्पेनॉइड पर उपस्थित ऑक्सीजन है उसका नेचर कार्बोनिल नेचर का होगा या एल्डिहाइडिक नेचर का होगा, इस चीज़ को आसानी से बता सकते हैं। तीसरा जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होता है NMR, इसके बेसिस पर देखें तो इसके बेसिस पर हम देखते हैं कि एल्डिहाइडिक जो ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए NMR सिग्नल जो है वह 9 to 10 ppm पर डेल स्केल रीजन में इसका सिग्नल हमको प्राप्त होता है। अब ये कि 9 to 10 ppm पर अगर डेल स्केल में सिग्नल प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि जो टर्पेनॉइड्स पर जो उपस्थित ऑक्सीजन होगा उसका नेचर एल्डिहाइडिक नेचर का होगा। तो इस प्रकार से स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा का भी यूज़ करके हम कार्बोनिल ऑक्सीजन का जो फंक्शनल ग्रुप नेचर है वह कार्बोनिल या फिर एल्डिहाइड है, इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ऑक्सीजन का नेचर अगर कार्बोक्सिलिक नेचर का है तो उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए
हम जो है टर्पिनॉइड्स कंटेनिंग जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा उस पर जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट का एडिशन कर देते हैं या रिएक्शन करा देते हैं उसके साथ में, तब हमको वहाँ से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुदबुदाहट के साथ में बाहर निकलती है। अगर यह आइडेंटिफिकेशन कोई भी टर्पिनॉइड्स देता है तो इसका मतलब है कि उस टर्पिनॉइड पर जो ऑक्सीजन होगा वह उसका नेचर जो है वह कार्बोक्सिलिक नेचर का होगा। तो इस प्रोसेस के द्वारा भी हम लोग जो है ऑक्सीजन का नेचर जो कि कार्बोक्सिलिक नेचर का होता है इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें आगे देखें तो इसमें ये भी बताया जा सकता है कि जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका पेपर क्रोमेटोग्राफी या फिर TCl क्रोमेटोग्राफी, TCl थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा जो है इनका आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग कर सकते हैं। इसमें क्रोमेटोग्राफिक जो टेक्निक होता है इसमें बताया जाता है कि एज अ येलो स्पॉट ऑन अ ग्रीन बैकग्राउंड, जो ग्रीन बैकग्राउंड होगा उसमें जो है येलो स्पॉट के रूप में हमारा जो एसिड ग्रुप है इसका आइडेंटिफिकेशन प्राप्त होता है। और इसका जो यह जो येलो स्पॉट है वह 110 से 120 सेंटीग्रेड पर जब ओवन में इसको हीटिंग करते हैं तब प्राप्त होता है। तो इसके बेसिस पर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक के बेसिस पर जो है हम लोग ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है इसके ऑक्सीजन का भी कंफर्मेशन आसानी से कर सकते हैं। इसमें देखें आगे तो आगे हम लोग देख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड्स या फिर डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड्स या फिर ओलिफिनिक बॉन्ड की उपस्थिति टर्पिनॉइड्स में है, इसके लिए जो है कई प्रोसेस यूज़ करते हैं, जिसमें से पहला है हाइड्रोजिनेशन। अगर हम टर्पिनॉइड का हाइड्रोजिनेशन कर देते हैं तो जितने हाइड्रोजन का एडिशन होगा, हाइड्रोजिनेशन जो है वह हाइड्रोजन और PD की उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में है। हाइड्रोजिनेशन जो है वह कराया जाता है। तो यहाँ पे जितने हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जैसे सपोज किया जाए 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 1 ओलिफिनिक बॉन्ड होगा या फिर 1 डबल बॉन्ड उपस्थित होगा। अगर वहीं पे 6 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें 6 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, इसका मतलब है कि उसमें 3 ओलिफिनिक बॉन्ड या फिर 3 डबल बॉन्ड उपस्थित होंगे। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा हम ये भी बता सकते हैं कि ये दूसरा मेथड है जिसके द्वारा जो है और इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा मेथड होता है हैलोजिनेशन। तो हैलोजन का एडिशन करके भी हम लोग नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड का या नंबर ऑफ ओलिफिनिक बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इसमें जैसे ये जैसे हाइड्रोजन के लिए बताया हाइड्रोजिनेशन में, सेम टू सेम कंडीशन इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं कि जितने नंबर के हाइड्रोजन का एडिशन होगा उसी के बेसिस पर उसमें डबल बॉन्ड होंगे। अगर 4 हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, चाहे वह क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, कोई भी हो, तो उससे 4 अगर हाइड्रोजन हैं ऐड हुए हैं तो उससे हम बता सकते हैं कि उस टर्पिनॉइड पर जो है 2 डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। अगला रिएक्शन के बेसिस पर भी देखें तो अगले रिएक्शन में बताया जा रहा है कि जो नाइट्रोसिल क्लोराइड है NOCl, जिसको हम लोग टिल्डेन रिएजेंट कहते हैं, तो टिल्डेन रिएजेंट के द्वारा भी जो है हम लोग इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। टिल्डेन रिएजेंट के साथ में जब हम डबल बॉन्ड या फिर ओलिफिनिक बॉन्ड का रिएक्शन कराते हैं तब हमको जो है उससे रिएक्शन करते ही ब्लू कलर का सॉल्यूशन प्राप्त होता है।
और ब्लू कलर के सॉल्यूशन में देखें तो यह जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है वह ये जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है इस स्ट्रक्चर के कारण जो है हमको प्राप्त होता है। देन यह रखे रहने पर जो है आइसोमेराइज होकर के कलर्ड सॉल्यूशन, पूरी तरह से कलर्ड सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करता है, जिसका रीअरेंजमेंट हो करके इस प्रकार का आइसोमेरिक फॉर्म का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसी प्रकार से जो है हम लोग डबल बॉन्ड की उपस्थिति का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। डबल बॉन्ड के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है एक टेक्निक और यूज़ किया जाता है, इसका पर एसिड के साथ रिएक्शन करा करके। तो जैसे कोई डबल बॉन्ड उपस्थित है किसी टर्पिनॉइड पर, इसका जब हम रिएक्शन पर एसिड के साथ करा देते हैं तब उससे जो है हमको एपॉक्साइड प्राप्त होता है। अगर एपॉक्साइड हमें प्राप्त होगा इसका मतलब है कि उसमें जो उपस्थित जो ग्रुप है उसमें ओलिफिनिक या फिर डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। तो इस बेसिस पर भी हम लोग जो है आसानी से डबल बॉन्ड की उपस्थिति का पता लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें तो कुछ जो नाइट्रोसिल पिरिडीन है, इस नाइट्रोसिल पिरिडीन के द्वारा भी हम डबल बॉन्ड की उपस्थिति का आसानी से पता लगा सकते हैं। इसमें होता ये है कि जो नाइट्रोसिल क्लोराइड होता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड का जब हम डबल बॉन्ड वाले टर्पिनॉइड से रिएक्शन कराते हैं तब जो है इस प्रकार का सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट या एडिटिव प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इस एडिटिव प्रोडक्ट का जब हम पिरिडीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो पिरिडीन जो होता है वह जो जहाँ पे क्लोरीन उपस्थित होता है उस क्लोरीन को जो है यह रिप्लेस कर देता है और रिप्लेस करके वहीं पे जो है नाइट्रोसिल पिरिडीन का फॉर्मेशन कर लेता है। अगर कोई भी कंपाउंड, कोई भी टर्पिनॉइड नाइट्रोसिल पिरिडीन का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि उस टर्पिनॉइड्स पर डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी। तो इस प्रकार से जो है हम लोग आसानी से इनका आइडेंटिफिकेशन बता सकते हैं। टर्पिनॉइड में उपस्थित जो रिंग होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम लोग जो है डबल बॉन्ड जो उपस्थित होता है उस डबल बॉन्ड पर जो है हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन मान लेते हैं और सब्स्टिट्यूशन मान करके उसमें जो है हम लोग सिंपल सा कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल लेते हैं। रेशियो निकाल करके इसमें इसके द्वारा जो है इस वैल्यू के द्वारा जो है हम लोग जो है उसका कंपैरिजन जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के फॉर्मूला के द्वारा से जो है कर लेते हैं। और करने ये इस प्रकार का जो प्रोसेस से अगर हमको सेचुरेशन या सेचुरेटेड जैसे कि एल्कीन के लिए जो फॉर्मूला होता है इस टाइप का प्राप्त होता है, तब हम कहते हैं कि वह जो रिंग होगा उसमें वह 0 होगा। और इसके अलावा अगर अलग टाइप के वैल्यूज़ हमको प्राप्त होते हैं या रेशियो प्राप्त होते हैं तो उनमें जो है साइक्लिक जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है इस टेबल में, तो इधर दिया हुआ है जनरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड और दूसरे में दिया हुआ है टाइप्स ऑफ कंपाउंड और नंबर ऑफ रिंग। तो इसके बेसिस पर अगर हम सब्स्टिट्यूटेड जो डबल बॉन्ड के जगह पे हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूट करके उसका काउंट कर लेते हैं, काउंट करने पर अगर उनका वैल्यू CnH2n+2 फार्मूला को लागू करता है तो हम इसमें हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो कंपाउंड होगा वह असाइक्लिक कंपाउंड होगा और उसमें रिंग की संख्या जो होगी वह 0 होगी। इसके अलावा अगर जो काउंटेबल जो कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो है अगर वह CnH2n प्राप्त होता है, CnH2n अगर प्राप्त हो रहा है तो वह मोनोसाइक्लिक टर्पिनॉइड्स होगा, या फिर हम बता सकते हैं कि उसमें सिर्फ और सिर्फ
एक रिंग की उपस्थिति होगी। वहीं आगे देखें तो आगे हम लोग ये भी बता सकते हैं कि अगर वह CnH2n-2 फार्मूला को लागू करता है तो उसके बेसिस पर ये बता सकते हैं कि यह जो कंपाउंड होगा वह बाईसाइक्लिक कंपाउंड होगा और इस बाईसाइक्लिक कंपाउंड में 2 रिंग उपस्थित होंगे। इसके अलावा देखें अगर उनका काउंट जो है वह CnH2n-4 प्राप्त हो रहा है, CnH2n-4, तो उससे हम बता सकते हैं कि वह कंपाउंड जो है वह ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड होगा। और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड में देखें तो इस पर 3 रिंग की उपस्थिति देखने को मिलती है। इसी के आगे यदि काउंटेड जो कार्बन हाइड्रोजन की जो संख्या है वह CnH2n-6 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड होगा। और ये जो टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है इस पर 4 रिंग की उपस्थिति हमको आइडेंटिफाइड होगी। तो इसी बेसिस पर जो है हम लोग आसानी से जो है किसी भी टर्पेनॉइड्स पर नंबर्स ऑफ रिंग का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में बताया जा रहा है कि अगर कोई फार्मूला दिया हुआ है, जैसे एक फार्मूला दिया हुआ है C10H16O, तो इसके बेसिस पर देखें तो C10 और जो है H16 और O, तो जब इसका हम लोग सेचुरेशन कर लेते हैं या ऑक्सीजन के जगह पे जो है हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो उसके बेसिस पर जो है इसका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन पॉसिबल होता है। तो जैसे इसमें सेचुरेशन करने पर क्या होगा, तो इसका सेचुरेशन हमको प्राप्त होना चाहिए CnH2n+2, तो इसके कंडीशन में C10H22 ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या होता है, तो ये हमको इस बेसिस पर C10H22 अगर प्राप्त हो रहा है तो इसमें हम बोल सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम 2 डबल बॉन्ड। अब इसका सेचुरेटेड स्ट्रक्चर देखें तो C10H22 हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस पर जो है 2 डबल बॉन्ड की उपस्थिति होगी और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के जगह पे 2 हाइड्रोजन और ऐड होंगे। तो इस बेसिस पर जो है यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यह CnH2n फार्मूला को जो है लागू करता है और यह इस फार्मूला को लागू करने के कारण से हम इस टर्पेनॉइड के बारे में बता सकते हैं कि यह असाइक्लिक टर्पेनॉइड्स होंगे। तो इसी प्रकार से जो है हम नंबर्स ऑफ रिंग का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इसमें 6 देखते हैं प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम। तो कंजुगेटेड सिस्टम या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन जो है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन या फोटोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन हम लोग यूज़ करते हैं या पेरिसाइकिल में रिएक्शन यूज़ करते हैं, डिल्स-एल्डर रिएक्शन, इसके द्वारा जो है हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो है कोई भी टर्पेनॉइड्स जो है उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड उपस्थित है या नहीं। यदि टर्पेनॉइड्स पर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की उपस्थिति है तब वह डिल्स-एल्डर रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, अन्यथा की स्थिति में वह डिल्स-एल्डर रिएक्शन नहीं देता है। इसके अलावा देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के हेल्प के द्वारा भी हम कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो जैसे सिंपल से देखें तो 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए देखें तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में असाइक्लिक जो डाई इन होता है उसके लिए लैम्डा मैक्स या फिर जो बेसिक वैल्यू होता है वह बेसिक वैल्यू 217 nm का होता है। वहीं पे बताया जाता है कि अगर वह होमोएन्युलर है, होमोएन्युलर
तो होमोएन्युलर ये होता है आपका, ये रिंग बना हुआ है, इसमें देखें होमोएन्युलर, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वह सिर्फ और सिर्फ एक रिंग पर उपस्थित हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं होमोएन्युलर। तब के कंडीशन में ऐसे डबल बॉन्ड के लिए जो है, ऐसे कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए जो है लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू है वह 253 का होता है। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा भी इसमें होते हैं हेटेरोएन्युलर। तो हेटेरोएन्युलर के लिए देखें तो जो दो रिंग होंगे, उन दो रिंग में उपस्थित जो कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होंगे वो इस प्रकार से होंगे, एक डबल बॉन्ड एक रिंग में उपस्थित होगा और जो दूसरा डबल बॉन्ड है वह दूसरे रिंग में उपस्थित होगा। तो इस बेसिस पर इसका जो बेसिक वैल्यू होगा हेटेरोएन्युलर का वह 215 Nm कंसीडर किया जाता है। इसमें ईच एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड, तो ईच एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड कहने का मतलब है एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड की बात कर रहा है। तो जैसे ये तो हो गया कंजुगेटेड सिस्टम ब्यूटाडाइन, इसमें अगर कंजुगेशन में एक और डबल बॉन्ड बढ़ जाए तो एक और डबल बॉन्ड के लिए जो है यहाँ पे हमको +30 Nm जो है ऐड करना होता है और उसके बाद जो है उसका मीन वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू जो है कंसीडर करना होगा। इसके अलावा देखें तो इसके अलावा है ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो प्रत्येक जो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे उनके लिए जो है +5 ऐड करना है। तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसे कहते हैं, तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए एग्जांपल ये होगा। तो यहाँ पे देखें तो ये दोनों जो डबल बॉन्ड होंगे, ये दोनों डबल बॉन्ड कंजुगेशन में उपस्थित है और यहाँ पे हम देखें तो इस रिंग से यह डबल बॉन्ड जो है वह बाहर निकल रहा है, ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है। तो जैसे सिंपल वे में देखें तो ये जैसे ये इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हो गया आपका कंजुगेटेड डबल बॉन्ड और यहाँ से ये हो गया और इधर मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड उपस्थित है। तो इस कंडीशन में ये जो डबल बॉन्ड है यह इसके कंजुगेशन में होना चाहिए और उस रिंग से जो है बाहर निकल रहा है, ऐसा हमको दिखना चाहिए। तो ऐसे डबल बॉन्ड को हम लोग एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहते हैं। इसके अलावा इसमें और एडिशन किया जाता है रिंग रेसिड्यू या फिर मेथिल ग्रुप का, तो मेथिल सब्स्टिट्यूशन का। तो मेथिल सब्स्टिट्यूशन के बारे में सिंपल से देखें तो ये अगर दिया हुआ है इस प्रकार का, तो इस प्रकार में देखें तो यहाँ से अगर CH3 ग्रुप अगर जुड़ जाता है या फिर यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ जाता है तो यह जो ग्रुप होगा मेथिल ग्रुप, इसको हम लोग मेथिल सब्स्टिट्यूएंट कहेंगे। और एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट जो कि कंजुगेशन में उपस्थित हो, कंजुगेशन से रिलेटेड हो, तो मतलब कंजुगेटेड जो बॉन्ड है उनमें उपस्थित हो, उनमें सब्स्टिट्यूट हो, तो उसके लिए जो है +5 का एडिशन करना है। इसके अलावा देखें तो रिंग रेसिड्यू की बात करें तो रिंग रेसिड्यू भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है। जैसे इसमें सिंपल से देखें ये दिया हुआ है, मान लीजिए ये इस प्रकार से कंजुगेशन में उपस्थित है, सॉरी ये कंजुगेशन नहीं हुआ, ये कंजुगेशन मान लीजिए कुछ इस प्रकार के उपस्थित हैं, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। तो इसके लिए जो है रिंग रेसिड्यू हम उसको कहेंगे जो कि जो क्या होगा, जो कि इस कंजुगेटेड जो डबल बॉन्ड सिस्टम है, इस कंजुगेटेड डबल बॉन्ड सिस्टम से बाहर निकल रहा हो। तो जैसे मतलब ये कंजुगेशन का अंत हो, तो जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है वह रिंग रेसिड्यू के रूप में कंसिडरेशन किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है हम लोग यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपिक डाटा का यूज़ करके जो है हम उसके बारे में जो है आसानी से उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं हम लोग, आगे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हम लोग बता सकते हैं ये साइमिन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इस स्ट्रक्चर में इसका हम कैलकुलेशन देखें तो डबल बॉन्ड की उपस्थिति, तो डबल बॉन्ड की उपस्थिति की बात करें तो डबल बॉन्ड की उपस्थिति यहाँ पे है और ये डबल बॉन्ड दो डबल बॉन्ड है और दोनों ही कंजुगेशन में उपस्थित हैं। और ये कंजुगेशन में उपस्थित हैं इसलिए
इसका जो बेसिक वैल्यू होगा वह 217 nm का होता है। इस 217 nm के बेसिक वैल्यू के साथ में देखें एक्स्ट्रा और कौन कौन से चीज़ हैं। देखिए यहाँ पे एक डबल बॉन्ड भी दिख रहा है, लेकिन यह डबल बॉन्ड अगर उस कंजुगेटेड डबल बॉन्ड जो कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा 1,4 ब्यूटाडाइन जो है 1,3 ब्यूटाडाइन से अगर कंजुगेशन में उपस्थित है तब यह कंसिडरेशन में आएगा, अन्यथा की स्थिति में यह नहीं आता। तो इसमें सिर्फ हम लोग एक रिंग रेसिड्यू ही कंसीडर कर पाएंगे। देखें तो ये डबल बॉन्ड का और इससे ये जो कंजुगेशन है वह यहाँ से हट रहा है, तो यहाँ पे ओनली वन एक रिंग रेसिड्यू। तो इसके बेसिस पर जो है इसका जो लैम्डा मैक्स होगा वह 222 का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसके स्ट्रक्चर का भी डिटर्मिनेशन या कंजुगेटेड डबल बॉन्ड का डिटर्मिनेशन जो है इस मेथड से कर सकते हैं। इसी में देखते हैं बीटा फेलनड्रेन जो है, इसके लिए जो है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। इसका बेसिक वैल्यू देखें तो बेसिक वैल्यू जो है वह क्या होगा, तो बेसिक वैल्यू होगा 214 का। उसके बाद देखें तो इसमें दो रिंग रेसिड्यू दिख रहे हैं, तो एक ये दो रिंग रेसिड्यू का 10, और इस रिंग से यह डबल बॉन्ड बाहर निकल रहा है ऐसा लग रहा है, मतलब एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए +5। तो टोटल मिला करके इसके लिए जो लैम्डा मैक्स होता है वह लैम्डा मैक्स 229 nm का होगा। तो इसी प्रकार से इसका कैलकुलेशन किया जाता है। इसके अलावा और देखें तो और कैलकुलेशन में यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में जो है हम लोग ये कुछ सब्स्टिट्यूटेड जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन ग्रुप है इसके बारे में देख लेते हैं। तो कीटोन ग्रुप भी उपस्थित हो और साथ में डबल बॉन्ड की उपस्थिति हो, तो उसके लिए देखें तो इसके लिए जो है ये जो कीटोनिक ग्रुप जहाँ पे उपस्थित है, इस कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन के बाद जो है डबल बॉन्ड का पोजीशन उसको आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। तो ये आइडेंटिफाइड करें तो ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, ये गामा पोजीशन और ये जो है डेल्टा पोजीशन है। इन पोजीशन में देखें तो इस पोजीशन में जो है हम इस पोजीशन के बेसिस पर आसानी से इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। हम देखें तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसके लिए जो है बेसिक वैल्यू देखें तो उसके लिए बेसिक वैल्यू 253 का प्राप्त होता है। लैम्डा मैक्स का जो वैल्यू होता है वह 253 का होता है। साथ में देखें तो एक्सटेंडिंग जो डबल बॉन्ड है उसके लिए देखें तो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड के लिए देखें तो ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर ये डबल बॉन्ड, और ये जो है एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है। तो एक्सटेंडिंग डबल बॉन्ड की संख्या है 1, तो इसके लिए जो है 30 इसमें ऐड करेंगे। एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड देखें तो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे देखें रिंग में हो यह, तो रिंग में अगर उपस्थित है तो इसके लिए जो है हम एक्सोसाइक्लिक और इंडोसाइक्लिक कंसीडर करेंगे तो +5। और जो है मेथिल सब्स्टिट्यूएंट देखें तो मेथिल सब्स्टिट्यूएंट अगर इसमें देखें तो बीटा अल्फ़ा पोजीशन में एक मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए 10, अगर बीटा पोजीशन में एक सब्स्टिट्यूएंट है मेथिल सब्स्टिट्यूएंट है तो उसके लिए 12, और गामा है तो उसके लिए 18 का वैल्यू हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये है आपका एक एग्जांपल अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का। तो इसमें बेसिक वैल्यू जो हो गया वो हो गया आपका 253 का। अब इसमें देखें तो ऑन अल्फ़ा मेथिल सब्स्टिट्यूएंट, तो देखिए इसमें अल्फ़ा पर तो ये इसका अल्फ़ा ये, बीटा ये, गामा ये ऐसा होगा। तो इसमें अल्फ़ा पर जो है एक मेथिल ग्रुप है इसलिए +10। उसके बाद देखें तो यहाँ से कंजुगेशन जो है ख़त्म हो जा रहा है बीटा पोजीशन से, इस बीटा पोजीशन से, तो बीटा पोजीशन से ख़त्म हो रहा है तो यहाँ पे एक रिंग रेसिड्यू बना। तो बीटा पोजीशन पर जो है रिंग रेसिड्यू है, मेथिल सब्स्टिट्यूएंट के जगह पे आप लोग नोट्स बनाएंगे उसमें लिखेंगे रिंग रेसिड्यू, तो वो कितने का है तो 12 का। तो सबको जोड़ देने पर जो है यह 275 nm का लैम्डा मैक्स इस कंपाउंड के द्वारा जो है दिया जाता है। और इस प्रकार से यह जो कंपाउंड है ये है कॉरोन, और कॉरोन का जो लैम्डा मैक्स का ऑब्जर्व वैल्यू होता है वो होता है 235 का, लेकिन जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है वह होता है
75 का। तो इस प्रकार से जो है हम लोग अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड को भी और जो है 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को भी आसानी से जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे देखें तो आगे स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन में आगे चलते हैं तो आगे देखेंगे हम लोग ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड का जब हम स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन देखने चलते हैं, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन देखने चलते हैं, तो उसके डिग्रेडेशन के लिए जो है कुछ मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग जो एजेंट होते हैं, जैसे कि ओजोन, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइपोलाइट्स, न्यूट्रल KMnO4, एसिडिक KMnO4, क्रोमिक एसिड, ऑस्मियम ऑक्साइड, लेड एसीटेट, पर एसिड, NBS, ये सब जो रिएजेंट हैं इनको जो है हम लोग ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन के लिए जो है यूज़ करते हैं। और ये जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो होता है, इस प्रोसेस के द्वारा जो है हम उन कंपाउंड के जो कि टर्पिनॉइड्स जो होते हैं उनके स्मॉल फ्रेगमेंट्स को जो है में तोड़ देते हैं, और तोड़ करके उसका हम लोग स्ट्रक्चरल जो फ्रेगमेंट होते हैं उसमें के बेसिस पर उस टर्पिनॉइड का जो स्ट्रक्चरल जो आइडेंटिफिकेशन होता है इसके बारे में जो है डिटर्मिनेशन करते हैं। इसमें से मोस्ट जो कॉमन जो यूज़ किया जाता है वह मेनली जो है ओजोन के द्वारा रिएक्शन करा करके ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ओजोनोलाइसिस कराया जाता है। क्रोमिक एसिड को जो है और ओजोन को मेनली जो है जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनके एलिफेटिक या अनसेचुरेटेड जो नेचर होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में जो है इनका यूज़ किया जाता है और उनका स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन जो है देखा जाता है। इसमें अब देख लेते हैं हम लोग एक एक करके। तो इसमें है आपका ओजोनोलाइसिस की बात करें तो जो ओजोनोलाइसिस होता है यह जनरली जो है यह लैक्टोन का फॉर्मेशन करता है, और जो लैक्टेट पोजीशन होता है इस लैक्टेट पोजीशन के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है ये ओजोनोलाइसिस का यूज़ किया जाता है, जहाँ पे डबल बॉन्ड जो है टर्पिनॉइड पर उपस्थित रहते हैं उस पोजीशन पर जो है यह लैक्टोन का फॉर्मेशन करता है या फिर एसीटोन का फॉर्मेशन करता है, जिससे यह आइडेंटिफाइड होता है कि इस टर्पिनॉइड में उपस्थित इस टर्पिनॉइड्स में जो है वह आइसोप्रोपेलिडीन या फिर आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो टर्पिनॉइड्स में जो उपस्थित आइसोप्रोपेलिन जो ग्रुप होंगे, आइसोप्रोपेलिन जो ग्रुप होते हैं ये और आइसोप्रोपिल जो ग्रुप होते हैं, इन दोनों जो ग्रुप की उपस्थिति है इसको आइडेंटिफाइड करने के लिए जो है ओजोनोलाइसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है। और ओजोनोलाइसिस के द्वारा जो है जब इन पोजीशन का या इन टर्पिनॉइड्स का, इन पोजीशन वाले टर्पिनॉइड का जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो ओजोनोलाइसिस से जो है हमको एसीटोन प्राप्त होता है, और यही एसीटोन जो प्राप्त होगा यही कंफर्म करता है कि इन टर्पिनॉइड्स पर जो है वह आइसोप्रोपिलीन या आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित है। तो ये रिएक्शन उसी प्रकार से दिया गया है। ये इस टाइप के जो आइसोप्रोपिलीन या फिर आइसोप्रोपाइल जो ग्रुप है ये उपस्थित हैं, जब इसका रिएक्शन जो है ओजोन के साथ थायोईथर के उपस्थिति में इसका रिएक्शन करा रहे हैं, तब हमको जो है यहाँ से एसीटोन प्राप्त हो रहा है। और ये एसीटोन का प्राप्त होना आइडेंटिफाइड करता है कि जो है यहाँ पे जो उपस्थित जो ग्रुप होंगे वो आइसोप्रोपिलीन ग्रुप होंगे या फिर आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित होंगे, आइसोप्रोपिलीन या आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित होंगे, आइसोप्रोपिलीन ग्रुप होंगे। इसके अलावा देखें तो जब इसमें आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है हम ये बता सकते हैं सिमिलरली प्रोसेस है आइसोप्रोपिल ग्रुप के लिए, तो इससे हमको ओजोनोलाइसिस से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है। मतलब ये है कि आइसोप्रोपिलीन अगर ग्रुप उपस्थित है तो
आइसोप्रोपिलीन ग्रुप ये है, आइसोप्रोपिलीन ग्रुप ये है, तो इससे एसीटोन प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पे आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित होता है, तो आइसोप्रोपिल ग्रुप ये है, तो इसका जब हम ओजोनोलाइसिस करते हैं तो इसके ओजोनोलाइसिस से हमको जो है फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होता है, ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस प्रकार से जो है फॉर्मेल्डिहाइड का आइडेंटिफिकेशन इसमें से इस ओजोनोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा जो है, या ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ओजोनोलाइसिस के द्वारा जो है इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस टर्पिनॉइड पर आइसोप्रोपिलीन ग्रुप है कि आइसोप्रोपिल ग्रुप उपस्थित है। इसमें सेकेंड जो ऑक्सीडेटिव एडिशन है, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन किया जाता है, वो रिएजेंट है आपका क्रोमियम ऑक्साइड, क्रोमिक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड। ये जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है, यह भी जो पहले देखे हम लोग उसी प्रकार से अपना स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन जो प्रोड्यूस करता है। इसमें देखें तो इसमें जो उपस्थित जो ग्रुप होंगे वह कुछ इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं, ये ग्रुप, इस ग्रुप को जो है यह एसिटिक एसिड में जो है चेंज करता है या डिग्रेडेट करता है। तो यह ऑक्सीडेशन करता है, डिग्रेडेट करता है। तो इससे यह पता चलता है कि उस जो टर्पिनॉइड है, जिस टर्पिनॉइड पर इस टाइप का ग्रुप उपस्थित है, इस टाइप के ग्रुप पर जो क्रोमिक एसिड होता है वह ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करके एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो फाइनली हम बता सकते हैं कि जो क्रोमिक एसिड होता है वह ये जो टर्सरी जो ग्रुप, टर्सरी के जो मेथिलीन ग्रुप होंगे या सी मेथिल जो ग्रुप होता है, इसके डिटर्मिनेशन के लिए जो है हेल्प करता है। इसके आगे देखें तो इसके आगे जो है ऑक्सीडेटिव, इसमें तीसरा जो प्रोसेस है वो है आपका ऑक्सीडेशन बाय KMnO4। ऑक्सीडेशन जो देख रहे हैं वो जो है KMnO4 की उपस्थिति में हो बेसिक मीडियम में, या फिर K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें पोटेशियम परमैंगनेट एसिडिक बेसिक मीडियम वाला जो पोटेशियम परमैंगनेट है, या फिर जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है एसिडिक मीडियम वाला, इनसे जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन से जो है हमको एक तो कीटोन प्राप्त होता है और दूसरा जो है एसिड प्राप्त होता है। तो इसमें देखें तो यहाँ पे क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि जो डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक जो कार्बन होंगे, तो जैसे इधर देखें तो ये दो सब्सटीट्यूशन हैं इस ओलिफिनिक बॉन्ड पर, तो जो डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक जो कार्बन होते हैं इनका ऑक्सीडेशन जो है वह कीटोन ग्रुप में हो जाता है, और जो मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन होते हैं तो मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन के अंतर्गत इस साइड वाला आ रहा है। तो ये जो है वह कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस प्रोसेस से हम बता सकते हैं कि ऐसे टर्पिनॉइड्स जिस पर जो है डाई सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन उपस्थित हो या फिर मोनो सब्सटीट्यूटेड ओलिफिनिक कार्बन उपस्थित हो, इसका जब हम रिएक्शन बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिर एसिडिक मीडियम में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब जो है हमको डाई सब्सटीट्यूटेड जो होंगे वह कीटोन, उसके लिए कीटोन प्राप्त होता है, यह इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। और जो मोनो सब्सटीट्यूटेड होते हैं उसके ओलिफिनिक बॉन्ड जो होते हैं उसके लिए जो है एसिड प्राप्त होते हैं, और यह मोनो सब्सटीट्यूटेड का आइडेंटिफिकेशन देता है। इसके अलावा देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ओलिफिनिक बॉन्ड होते हैं जो कि उपस्थित होते हैं किसी रिंग पर, यह डाईकीटोन, कीटो एसिड या फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं इन ऑक्सीडेटिव रीजेंट के साथ में। लेकिन यह जो फॉर्मेशन है कि वह डाई कीटोन होगा कि कीटो एसिड होगा कि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वह उस ओलिफिनिक बॉन्ड के नेचर पर निर्भर करता है
कि वह ओलिफिनिक जो बॉन्ड है या कार्बन है उसका नेचर कैसा है। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे सिंपल सा देखें, अल्फा पिनिन जो है इसका जब हम बेसिक मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन कराने पर जो है हमको पिनोनिक एसिड या फिर कीटो एसिड प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे यह जो डबल बॉन्ड का नेचर है यह इसको बताता है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वह कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे हमको जो है कीटो एसिड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखें तो ये जो रिएजेंट हैं ये किस प्रकार के कार्य करते हैं इसको बताया गया है यहाँ पे। तो इसमें बताएं तो इसमें जो है ये रिएजेंट जो है जैसे आपका अल्कोहल होता है, प्राइमरी अल्कोहल है, तो उसको यह COOH कहने का मतलब एसिड में चेंज करता है। वहीं पे देखें तो अगर यह सेकेंडरी अल्कोहल है तो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको कीटोन में चेंज करता है, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोनिक ग्रुप है उसको यह एसिड में चेंज करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिक मीडियम में की उपस्थिति में जब पोटेशियम परमैंगनेट का या फिर एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट का जब हम ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करते हैं टर्पिनॉइड्स के साथ में, तब वह प्राइमरी अल्कोहल से एसिड का फॉर्मेशन करता है, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन का फॉर्मेशन करता है, और एल्डिहाइड से जो है वह एसिड का फॉर्मेशन कराता है। तो इस प्रकार से जो है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। इसमें डी जो प्रोसेस है इसमें देखें तो इसमें बताता है कि यह सोडियम हाइपोलेट्स जो होते हैं सोडियम हाइपोलेट्स, इसमें भी पहले जो पढ़े हुए रिएक्शन है जैसे जिसमें हैलोफॉर्म प्राप्त हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ भी जो है सोडियम हाइपोलेट्स जो होता है यह भी हैलोफॉर्म जो है प्रोड्यूस करता है। तो हैलोफॉर्म प्रोड्यूस वह जो है जो एसिल ग्रुप होता है, इस एसिल ग्रुप पर जब हम या एसिल ग्रुप कंटेनिंग जो टर्पिनाइड होता है इस पर जो है सोडियम हाइपोलेट का जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है, और ये जो इंटरमीडिएट है इस इंटरमीडिएट का जब हम हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस कराने पर जो है एक एसिड ग्रुप प्राप्त होगा और उसके साथ साथ जो है हैलोफॉर्म जो है प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे हम ब्रोमीन का यूज़ कर रहे हैं तो ब्रोमोफॉर्म प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि जो सोडियम हाइपोलेट्स होता है वह एसिल ग्रुप जो होते हैं, एसिल ग्रुप कंटेनिंग जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उन पर यह रिएक्शन करके हैलोफॉर्म प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रकार से जो है इसको हम लोग ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन जो है इसके बारे में बताते हैं। अगला जो ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन है वह नाइट्रिक एसिड की उपस्थिति में होता है, नाइट्रिक एसिड के साथ होता है। तो नाइट्रिक एसिड जो होता है यह वेगोरस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के रूप में जो है यूज़ किया जाता है, जो कि टर्पिनॉइड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जो है स्मॉल फ्रेगमेंट्स में जो है क्लीव कर देता है। और स्मॉल जो फ्रेगमेंट्स होंगे चाहे वह एलिफेटिक के हों चाहे वह एरोमेटिक के हों, ये स्मॉल फ्रेगमेंट्स के द्वारा जो है हम जो टर्पिनॉइड्स होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है नाइट्रिक एसिड जो है ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन करता है। इसके अलावा देखें तो डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन इस प्रकार से होते थे। अब देखते हैं हम लोग इसमें डिहाइड्रोजिनेशन में देखें तो डिहाइड्रोजिनेशन में ये बताया जाता है कि यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन जो है वह इनर्ट एटमॉस्फेयर में किया जाता है, और सिलेनियम, सल्फर, प्लेटिनम, पैलेडियम और कार्बन की उपस्थिति में जो है इस प्रकार का जो डिहाइड्रोजिनेशन है वह होता है। और इस डिहाइड्रोजिनेशन से जो साइक्लिक
टर्पिनॉइड्स जो होते हैं वे कन्वर्ट हो जाते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो कि हमको ज्ञात स्ट्रक्चर है उसमें। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि सिलेनियम, सल्फर या प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में या उसके साथ रिएक्शन करा करके हम लोग जो है जो स्केलेटन होता है टर्पिनॉइड्स का, इस साइड स्केलेटन के बारे में जो है आइडेंटिफिकेशन जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे ये है आपका अल्फ़ा टर्पिनॉल। अल्फ़ा टर्पिनॉल का जो है जब हम सिलेनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सिलेनियम के साथ रिएक्शन कराने से पी साइमिन या पैरासाइमिन हमको प्राप्त होता है। तो पैरासाइमिन प्राप्त हो रहा है, इससे यह कंफर्म होता है कि यहाँ पर जो उपस्थित जो टर्पिनॉइड्स है, इस टर्पिनॉइड्स का जो स्केलेटन है वह कैसा होगा, तो उसका स्केलेटन इस पैरासाइमिन के स्केलेटन के जैसा होता है। इसका यह आइडेंटिफिकेशन देता है ये जो डिहाइड्रोजिनेशन होता है ये। साथ ही साथ देखें तो इसमें जो है कैम्फर की बात करें तो ये जो आपका कैम्फर होता है, कैम्फर का जब हम रिएक्शन पीडीसी के साथ हीट करते हैं तो हीट करने पर हमको पी साइमिन प्राप्त होता है। और ये जो पी साइमिन होता है, ये पी साइमिन के द्वारा ही हम ये बता सकते हैं कि जो पी कैम्फर का भी जो स्केलेटन होगा वह कंप्लीट साइक्लिक स्केलेटन रखता है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है आसानी से इसके स्केलेटन का आइडेंटिफिकेशन जो है वह कर सकते हैं। तो ये जो स्केलेटन है कुछ इस प्रकार के स्केलेटन जो है देखने को मिलता है। ये ऐसा स्केलेटन जो है देखने को मिलता है। तो ये स्केलेटन स्ट्रक्चर को जो पैरासाइमिन है यह एक्सप्लेन करता है। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो टर्पिनॉइड्स जो होते हैं या फिर जो आइसोप्रेनॉइड्स जो होते हैं, इनके जनरल स्ट्रक्चर और स्टडी के बारे में इस प्रकार से स्टडी करेंगे। थैंक यू।